Hello friends, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेयरकेस के बारे में। इसमें हम पूरे स्टेयरकेस के डिज़ाइन प्रोसीजर देखेंगे। उसमें जो भी एज़ पर आईएस कोडल प्रोविज़न उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जब आप स्टेयरकेस का डिज़ाइन करते हो तो वो आज हम देखेंगे इन डिटेल में। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एक साइड इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए। वीडियो के कुछ भी पार्ट को आप मिस मत करना। आपको यहाँ पर बहुत कुछ स्टेयरकेस के डिज़ाइन के बारे में और थंब रूल्स जो साइट पे यूज़ होते हैं वो आपको मिलेगी गाइस। ओके, उसके साथ साथ हम देखने वाले इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, जो कि आप एज ए साइट इंजीनियर आपको जब आप कॉलम के रिगार्डिंग आपको सब कंसेप्ट पता होने चाहिए। एज़ पर आईएस कोडल प्रोविज़न हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्टिव लेंथ, फिक्स पोजीशन, हिंज पोजीशन क्या होते हैं यहाँ पर देख सकते हो आप। AIS कोड है 456/2000। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम जो भी हम बेसिक कंसेप्ट है जब आप डिज़ाइन करते हो कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए तब आपको ये चीज़ें लगती है गाइज। एज़ पर आईएस कोड टेबल नंबर 28 पेज नंबर 94। और एक बात गाइज, आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे जो कि हर एक बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग के डिज़ाइन के ऊपर बनाए आरसीसी डिज़ाइन, उनके जो भी थंब रूल्स है वो हमने पहले भी डिस्कस किए। आरसीसी प्लान के ऊपर प्लम्बिंग डिटेल्स, इलेक्ट्रिकल डिटेल्स, और वन बाय वन हमने वहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया गया। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। वहाँ पर हमने लिफ्ट, स्टेयरकेस का डिज़ाइन देखा है पूरा। उसमें हिडन बीम्स, पूरे स्लैब के 1 वे 2 वे, उसमें सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स क्या होते हैं, उसका पूरा डिज़ाइन और एनालिसिस हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया गया था। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत कुछ आपको वहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइज। बाद गाइज हमारा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। यहाँ पर आपको ये PDF चाहिए या फिर ये ड्राइंग फाइल AutoCAD फॉर्मेट में चाहिए .dwg फाइल में, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर। इसका पूरा फाइल वहाँ पर आपको मिल जाएगा गाइज फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए। और कुछ आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को मिल जाएगा गाइज। उसके बाद आपको जॉब के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या फिर जॉब के रिलेटेड आपको कोई कॉल चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी गाइज। वहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलेगी जॉब के रिगार्डिंग, आपके स्टडी के रिगार्डिंग। ओके, आप चाहे तो हमारे लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है इसके। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम के बारे में। जो भी आरसीसी कॉलम्स होते हैं तो उसमें आप मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में देख सकते हो टिम्बर, मैसनरी, आरसीसी, स्टील कॉलम, कंपोजिट कॉलम। जनरली हम स्टेयर को कॉलम के लिए आपको सर्कुलर कॉलम या फिर स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम यूज़ करते हैं गाइज। और मटेरियल में हम यूज़ करते हैं आरसीसी कॉलम या फिर स्टील कॉलम, स्टील स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज। नेसेसिटी क्या है कॉलम की। ओके, उसके बाद लेंथ इन बीम एंड स्लैब कंस्ट्रक्शन। ओके, अनसपोर्टेड लेंथ किसे कहते हैं। उसके बाद इफेक्टिव लेंथ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर IS 456/2000 टेबल नंबर 12.1 वो भी देखेंगे गाइज। इफेक्टिव लेंथ देखेंगे, उसका टेबल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप इफेक्टिव लेंथ में एज पर 456/2000 एज पर IS कोडल प्रोविज़न आपको यहाँ पर देख सकते हो इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि IS का रोटेशन नहीं हो सकता। ओके, रिस्ट्रेंड किया है उसको। एंड बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, ये बोथ एंड्स हैं हमारे फिक्स है। उसके लिए आपको थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड रिकमेंडेड वैल्यू लेनी है। इफेक्टिव लेंथ के लिए 0.5L, 0.65L ये यानी कि लेंथ ऑफ कॉलम। ओके,
तो इफेक्टिव लेंथ में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिएगा, जिसके बोथ एंड्स आर फिक्स्ड एंड इफेक्टिवली हेल्ड्स इन पोजिशन एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। यहाँ पर रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, यहाँ पर देख सकते हो इसका इफेक्टिव लेंथ चेंज हो सकता है। तो इस तरह हमारे इफेक्टिव लेंथ में 7 to 8 कैटेगरीज है। इफेक्टिव लेंथ आप निकाल सकते हो उसकी यहाँ पर टेबल से। यहाँ पर आप देख सकते हो बोथ एंड्स आर फिक्स, बोथ एंड्स आर फिक्स। यहाँ पर वन एंड फिक्स, वन एंड फ्री। यहाँ पर देख सकते हो इफेक्टिवली हेल्ड्स इन अ पोजिशन एंड रेस्टेंट्स अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड अदर एंड अगेंस्ट रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नो डू नॉट हेल्ड इन पोजिशन। उसके लिए आपको 1 ईयर यानी कि जो भी आपका लेंथ है वही इफेक्टिव लेंथ एज अ कंसिडर करना होता है। ओके, जो भी इफेक्टिव लेंथ है वही आपको मेन लेंथ से कंसिडर करना होता है गाइज। और वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ रिकमेंडेड एक ही है गाइज, ये आपको कंसिडर करना है 1.2 एल। ओके, उसके बाद है गाइज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड अदर एंड पार्शियली रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। उसके लिए आपको इफेक्टिव लेंथ लेनी है 1.5 एल। उसके लिए आप दे सकते हो यहाँ पर रोटेशन के लिए पार्शियली रिस्ट्रेंट किया है, पार्शियली रिस्ट्रेंट किया है रोटेशन के लिए। तो आपको यहाँ पर 1.5 एल इफेक्टिव लेंथ कंसिडर करनी होती है गाइज। तो आपने देखा कि अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है वन साइड, वहाँ पर बोथ साइड फिक्सेस है। यहाँ पर रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बोथ साइड है। यहाँ पर वन एंड में ही रिस्टेंट किया है रोटेशन के लिए। यहाँ पर बोथ पोजीशन एंड रोटेशन के लिए रिस्टेंट किया है गाइज। ओके, यहाँ पर रिस्टेंट नॉट रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड एट बोथ एंड्स एंड नॉट रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन में आप देख सकते हो जो कि नॉट रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन है, इसका आप देख सकते हो 1 कंसिडर किया है। इफेक्टिव लेंथ जो कि मेन लेंथ है वहाँ से आप कंसिडर किए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि IS कोडल प्रोविजन में यहाँ पर आप देख सकते हो IS 456/2000 में इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर टेबल नंबर 28 पेज नंबर 94। कंप्रेशन मेंबर आप कॉलम के लिए कॉलम को आप कंप्रेशन मेंबर कंसिडर कर सकते हो गाइस। ओके, तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ थियोरेटिकल और आपको रिकमेंडेड की होती है गाइस। तो ये टेबल मेन है गाइस, जो आप कॉलम डिज़ाइन करते हो तब आपको ये टेबल का यूज़ होने वाला है गाइस। ओके, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के लिए आपको अलग अलग कंडीशन दिए गए 7 to 8 कंडीशन से यहाँ पर आपको जो कि इफेक्टिव लेंथ कंसिडर करनी होती है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, जैसे कि आपने बुक्स में भी देखा था। उसके बाद इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड एंड रिस्टेंट अगेंस्ट वन एंड। ओके, उसके जो भी 0.8 एल 0.7 एल। उसके बाद इफेक्टिवली हेल्ड इन बोथ एंड्स एंड नॉट रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन। उसके बाद जो भी 1 एल कंसिडर करना है। ओके, जो भी लेंथ है वही कंसिडर करनी है गाइस। तो यहाँ पर आपने बुक्स में भी देखा था कि जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है जब आप स्टडी करते हो, तब एनालिसिस करते हो उसका तब। उसके बाद हमारा इफेक्टिव लेंथ में हमारे जो अगली कंडीशन है गाइस, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड वन एंड एंड अदर एंड रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। उसके लिए ये कंडीशन है 1 एल और 1.2 एल कंसिडर करनी होती है। यहाँ पर आपको ये सिम्बॉल्स में दिखाई देगा कि 1 एंड में फिक्स है, ओके, रिस्टेंट की और 1 एंड में फ्री है गाइस। उसके बाद अगली कंडीशन है पार्शियली रिस्टेंट है, सेम कंडीशन है मगर पार्शियली रिस्टेंट किया है। उसके लिए आपको 1.5 कंसिडर करना है। उसके बाद इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड एंड नॉट रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन। उसके बाद
पोजीशन में भी यहाँ पर हेल्ड नहीं किया है, उसके आपको 2 कंसिडर करना होता है गाइज। तो एक बार ये सारी कंडीशन आप देख लेना गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब आप इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर निकालते हो गाइज, यहाँ पर आपको एक सारी चीज़ें आपको एग्जाम में भी पूछी जाएगी कि इफेक्टिव लेंथ जब एक बोथ साइड रिस्टेंट है या फिर रोटेशन में रिस्टेंट है, तो अलग अलग कंडीशन के लिए आपको इफेक्टिव लेंथ एज MCQ भी पूछा जा सकता है गाइज। यहाँ पर हमारे आखिरी कंडीशन है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड नॉट हेल्ड इन पोजीशन नॉट रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड। ओके, यानी कि अदर एंड फ्री है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आपको 2 कंसिडर करना है गाइज। यहाँ पर आपको 4 कंडीशन से यहाँ पर 2 कंसिडर करना है, 1 एंड फ्री है यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट टेबल है गाइज जब आप कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए डिज़ाइन करते हो गाइज। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे पोजीशंस ऑफ कॉलम, ग्रुपिंग ऑफ कॉलम, उसको एक्सियली कॉलम, बैक्सियल कॉलम, यूनिएक्सियल कॉलम किसे कहते हैं। ओके, वो डिटेल में देखेंगे। उसके बाद पोजीशंस ऑफ कॉलम, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम में क्या डिफरेंस होता है गाइज। उसके बाद रीइंफोर्समेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लैटरल रीइंफोर्समेंट, उसके जो भी स्क्वायर और हमारे सर्कुलर कॉलम में जो भी चीज़ें होती है वो हम डिस्कस करेंगे गाइज। तो बहुत सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइज, कम से कम 100 लाइक तो आपको करना है गाइज, ये आपका टारगेट है गाइज। और उसके बाद हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में कॉलम के लिए उसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल, उसका पूरा मैनुअली डिज़ाइन देखेंगे, उसके जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है गाइज वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक मॉडल है रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान का। यहाँ पर आप मॉडल में देख सकते हो कमर्शियल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 3 to 4 टावर से 14 to 15 स्टोरी बिल्डिंग से यहाँ पर। ओके, अगर आपको कोई भी 3D प्लान, एलिवेशन, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ड्रीम होम डिज़ाइंस पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, आपको अगर आपके घर का प्लान बनाना हो, एस्टिमेशन चाहिए किसी का, कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो आप फ्रीली हमें सिविल होम डिज़ाइंस पे कॉल कर सकते हो गाइज। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के रेट हो या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल हो, या फिर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स होते हैं सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो कि आपको साइट पे यूज़ होते हैं, वही हमने डिस्कस किए गाइस। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी, हमारे वीडियोस नहीं देखे, हर एक सेक्शन का डिज़ाइन दिया है हमने पूरा डिटेल में। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइस। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए। यहाँ पर आपको जब आप स्टेयरकेस की डिज़ाइन करते हो तब आपको चाहिए तो एक तो आपको IS कोड चाहिए, उसके जो भी टर्म्स चाहिए, कंडीशंस, जो भी नॉर्मल क्रिएचर या फिर बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से आपको जो भी डिज़ाइन करते टाइम जो भी लोडिंग होती है वो आपको कंसिडर करनी होती है गाइज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग यहाँ पर देख सकते हो एज पर IS कोड क्लॉज नंबर 33.2। ओके, 63 पेज, यानी कि आप देख सकते हो 63 पेज नंबर पर डिज़ाइन फॉर IS कोड क्लॉज नंबर 33.2 के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग ऑन स्टेयरकेस आप देख सकते हो। यहाँ पर जो भी स्ट्रिप और
कितनी लेंथ चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि बुक में लिखा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग निकालते हो, यहाँ पर देख सकते हो आई एस कोड में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ उन्होंने रूल्स दिए गाइस, जो कि स्पैन और राइट एंगल के लिए अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोड ऑफ ऑन एरियाज कॉमन टू द टू सिस्टम टू बी टेकन एज वन हाफ इन ईच डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो W/W/2। इसके बाद यहाँ पर लोडिंग यहाँ पर कैसे दिए, उसके बाद उसका जो भी स्ट्रिप लेंथ लेनी है 150 mm, 100 mm लोडिंग, 150 mm का स्ट्रैप देना है आपको, इफेक्टिव वेट। तो इसका पूरा कैंसिलेशन हम आने वाले एग्जांपल में देखेंगे गए, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। मैनुअल डिज़ाइन में हम यहाँ पर सब कुछ देखने वाले हैं गाइस। ओके, तो हम चलते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर की, जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स है सिविल इंजीनियर के लिए वो डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पर आपको डिज़ाइन प्रोसीजर में कुछ अजम्पशन लेने होते हैं, जैसे कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयरकेस पता होनी चाहिए। जैसे कि एज्यूम राइज़र के लिए आपको राइज कंसिडर करना होता है 150 और 180 mm रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और 150 mm हमारे जो भी पब्लिक बिल्डिंग के लिए राइज यानी कि आप की वर्टिकल हाइट को हम राइज बोलते हैं गाइज, और हॉरिजेंटल हाइट को, हॉरिजेंटल लेंथ को हम थ्रेड बोलते हैं, जहाँ पर आप पैर रखते हो। और राइज यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मिनिमम डिस्टेंस है 150 mm फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड 120 mm फॉर पब्लिक बिल्डिंग। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट होती है हमारी जो भी डॉग लेग के लिए डिवाइड बाय 2 किया, और ओपन व्हील स्टेल के लिए डिवाइड बाय 2.5 किया, तो आपको हाइट ऑफ फ्लाइट मिल जाएगी। उसके बाद आपको अगर नंबर ऑफ राइज़र निकालने हो तो राइज़र अपना कभी भी एक ज़्यादा हो आता है गाइज। हर एक डिज़ाइन प्रोसीजर में राइज़र थ्रेड से एक ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइट ऑफ वन फ्लाइट डिवाइड बाय राइज। आपने जितने भी फ्लाइटें डिवाइड बाय राइज किया तो आपको नंबर ऑफ राइजर्स निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद नंबर ऑफ थ्रेड, यानी कि राइज़र में से एक नंबर माइनस किया तो उसको थ्रेड मिल जाएगी उसके जो भी फ्लाइट है वहाँ से। यानी कि आपको राइज़र एक ज़्यादा होती है हर एक फ़्लाइट में। अगर थ्रेड निकालनी हो तो राइज़र से नंबर से एक माइनस किया तो आपको थ्रेड निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट तो आप इजीली निकाल सकते हो, हाइट डिवाइड बाय 2, फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिवाइड बाय 2 या फिर 2.5। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में आपको निकालना होता है विड्थ ऑफ स्टेयर लैंडिंग, जो कि आपकी लैंडिंग विड्थ होती है, वो आपकी स्टेयर की ही विड्थ होती है गाइज। उसके बाद अवेलेबल लेंथ लॉन्ग स्पैन -2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग। ओके, उसके बाद आपको कंसिडर करना होता है थ्रेड और अवेलेबल लेंथ डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ थ्रेड्स। ओके, उसके बाद आपको इफेक्टिव स्पैन लेना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका फार्मूला इफेक्टिव स्पैन के लिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल विड्थ ऑफ वॉल प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग प्लस अवेलेबल लेंथ। ओके, तो आने वाले प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तब तक के लिए हम प्रोसीजर तो देखते हैं वन बाय वन, जो कि प्रोसीजर होती है लेंथ के लिए, थ्रेड के लिए, इफेक्टिव स्पैन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस में हम देखेंगे उसके डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर बाय थंब रूल्स एज पर आईएस कोडल प्रोविजन आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल डी अवेलेबल L/22 L/25 लेनी होती है गाइस। ओवरऑल डेप्थ अवेलेबल डी अवेलेबल प्लस कवर प्लस D/2 लेना होता है गाइस, ओवरऑल डेप्थ एज्यूम किया तो। मगर इफेक्टिव डेप्थ आपको तो L इफेक्टिव डिवाइड बाय 20 या 25 लेना होता है। ओके, इफेक्टिव डेप्थ के लिए तो ये कंसिडर कर सकते हो आप। और आपने अभी तक देखा राइज़र थ्रेड स्टेयर केस की जो विड्थ होती है, उसके बाद अवेलेबल लेंथ होती है, उसके बाद आप राइज़र और थ्रेड्स के नंबर्स कैसे निकाल सकते हो गाइस। ओके, तो उसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे उसका जो भी डिज़ाइन प्रोसीजर उसके बारे में।
यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, जब आप डिज़ाइन करते हो स्टेयरकेस के लिए आपको उसका लोडिंग कैलकुलेट करना होता है, मेन उसका लाइव लोड, डेड लोड। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल पेट ऑफ वेस्ट स्लैब निकालना हो तो आपको 25 इंटू डी अवेलेबल प्लस इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ राइज डिवाइड बाई थ्रेड स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला यूज़ करना होता है, आने वाले एग्जांपल में देखेंगे इसका डिटेल में। उसके बाद वेट ऑफ स्टेप्स हॉरिजेंटल एरिया 25 यहाँ पर डेंसिटी लिए गाइज। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें एजम्पशन करने होते हैं गाइज, जैसे कि आपको सेल पेट ऑफ लैंडिंग 25 इंटू डी, एजूम लाइव लोड 3 किलो न्यूटन, फ्लोर फिनिश लोड 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। उसके बाद फैक्टर लोड 1.5 जो भी सेल पेट आया हो उसके बाद कैलकुलेट करना होता है गाइज। आप जब लोडिंग निकालते हो उसमें जो भी सेल्फ वेट और लाइव लोड है वो ऐड करते हो, तब आपको उसका फैक्टर लोड करना होता है, यानी कि आपको 1.5 से वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि आपको टोटल एडिशन ऑफ लोड किया, जो कि आपको डेड लोड ऑफ वेस्ट स्लैब, डेड लोड ऑफ स्टेप्स, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश लोड, इसका सबको एडिशन करने के बाद 1.5 से मल्टीप्लाई करने के किया तो आपको टोटल फैक्टर लोड मिल जाएगा गाइस, लोडिंग के लिए, एक लैंडिंग के लिए और स्टेप्स के लिए अलग से। यहाँ पर उन्होंने स्टेप्स के लिए निकालना है और नीचे लैंडिंग के लिए निकाला है। जब आप लोडिंग करते हो तब ये चीज़ें ध्यान में रखना गाइस, जब डिज़ाइन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें है गाइस। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में मेन कंसेप्ट है गाइस डिज़ाइन मूवमेंट निकालना। जब आप डिज़ाइन मूवमेंट निकालते हो उसका जो भी मैक्सिमम मूवमेंट आपको कैलकुलेट करना होता है गाइज। मैक्सिमम मूवमेंट जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी कहा जाता है इसे। जहाँ पर मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम हो वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है गाइज। उसके बाद मैक्सिमम आपको मूवमेंट निकालने के लिए कुछ फार्मूलेज है, जैसे कि एम यू लिमिट, एक्स यू मैक्स। ओके, यहाँ पर कुछ थंब रूल्स है, या फिर 250 के लिए इतना, 415 के लिए इतना, 500 के लिए इतना। ओके, यहाँ पर आप आईएस कोड में भी ये मिल जाएगा गाइज, एम यू लिमिट और एक्स यू लिमिट। यहाँ पर हम देखेंगे आईएस कोड में भी। ओके, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे आज पर आईएस कोड गाइज आने वाले एग्जाम्पल में। तब तक के लिए डिज़ाइन प्रोसीजर में आप वो याद ध्यान में रखना कि ये फिर 250 के लिए 0.531 डी, उसके बाद 500 और 415 के लिए, उसके बाद एम यू लिमिट 0.149 बी डी स्क्वेयर एफ सी के, 0.138 बी डी स्क्वेयर एफ सी के फॉर एफ ई 415 एंड 0.133 या बी डी स्क्वेयर एफ सी के फॉर एफ ई 500 के लिए। mu limit is less than mu, section can be designed as a singly reinforcement। और सिंगली और डबली का जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर उसके ऊपर डिटेल में आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो नीचे सिंगली आरसीसी लिख देना, मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा इसके लिए। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में हमारा अगला पॉइंट है गाइस मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स यू ए एस टी यानी कि एरिया ऑफ स्टील फॉर मेन रेनफोर्समेंट। उसके बाद स्पेसिंग निकालना गाइज। ओके, ये जो फार्मूले आप ऑन स्टैट प्रो या ई टैप से आपको रेडीमेड उसका एमयू निकल के आ जाएगा गाइज। ओके, मैक्सिमम जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो निकल के आ जाएगा, बस आपको उसका स्टील निकालना आना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए गाइज। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में ए एस टी बी यानी कि आपको 0.12% ऑफ ए जी लेना होता है गाइज। अपना जो भी स्टील सेक्शन आ जाए उसका, स्टील की क्वांटिटी आ जाए उसका 12% आपको कंसिडर करना होता है गाइज। उसके बाद स्पेसिंग, इसके जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, स्पेसिंग मिनिमम चाहिए आपको 5D या फिर 450, विच एवर इज लेस। ओके, आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की जो कि मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए स्पेसिंग होती है गाइस। मेन स्टील के लिए आपने स्पेसिंग होती है 3D अवेलेबल इन 2 और
और 300 mm विच एवर इज़ लेस, यानी कि 1 फीट या फिर 3 into D अवेलेबल। ओके, वो हुई हमारे मेन स्टील के लिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए निकालनी होती है 5D और 450 विच एवर रिलीज, और स्पेसिंग है इससे कम आनी चाहिए यहाँ पर। ओके, मिनिमम तो आपको 450 लेनी है गैस। अगर आपको 5D अवेलेबल वो मिनिमम आया तो आपको वो भी ले सकते हो, मगर मिनिमम 450 चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, और मेन स्टील के लिए मिनिमम चाहिए 300 mm स्पेसिंग फॉर मेन स्टील एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। एक एग्जांपल है गाइस डॉगलेग स्टेयर के लिए। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो करना गाइस। इसके पूरे डिज़ाइन देखेंगे, उसके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है वो कहाँ से हमने कैलकुलेट किया, उसका पूरा मैनुअली एनालिसिस देखेंगे गाइस। वन स्टेप बाय स्टेप हम पूरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बेंडिंग मोमेंट, लाइव लोड, डेड लोड कैसे कैलकुलेट किया, उसकी जो भी डिज़ाइन मोमेंट है वहाँ से आपने रेनफोर्समेंट कैसे निकाली गाइस। तो उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए इस वीडियो को मिनिमम 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। ओके, ये आपके लिए टारगेट है गाइस। यहाँ पर हमने पहले भी RCC डिज़ाइन के लिए वीडियोस बनाए गाइस। ओके, जो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें हम पूरा बीम कॉलम फुटिंग का पूरा मैनुअली एनालिसिस देखेंगे गाइस, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। स्टेयरकेस का पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल डिस्कस करेंगे, उसके जो भी क्वांटिटी एस्टिमेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे गाइस। और मेन बात जो कि IS कोड, हम IS कोड के जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं जो कि साइट इंजीनियर को पता होने चाहिए वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो 1500 के ऊपर हमने वीडियोस अभी तक बनाए हैं, जिसमें आप साइट इंजीनियर के रिलेटेड थंब रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको RCC डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मिक्स प्रोपोर्शन, एस्टिमेशन, थंब रूल्स, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के जो भी वर्क होते हैं, रेट एनालिसिस, पूरा स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर के रिलेटेड आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर इस चैनल पे डिस्कस किए सिविल डिज़ाइंस पे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, इस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी इसमें। हर एक डिज़ाइन कंसेप्ट पे हमने फोकस किया है गाइस, लर्निंग पर्पस के लिए अच्छा है आपके लिए, एक बार देख लेना गाइस। थैंक यू। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक कट सेक्शन है 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स के लिए। जैसे कि आपको अगर कोई 2 BHK 3 BHK का कट व्यू देखना हो, कट सेक्शन देखना हो, तो इसी तरह से उसका मॉडल बनाया है गाइस। अगर आपको कोई भी 3D व्यू, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग अपने घर का बनाना है तो प्लीज़ हमें कॉल करना गाइस, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। ओके, आप फ्रीली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, कम से कम रेट में आपको अपना 2D और 3D व्यू मिल जाएगा गाइस।